वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंपेयरिंग क्वांटिटी। अलग अलग यहाँ पे क्वांटिटीज हैं जिसको हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको क्लियर करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें नहीं सीखने की मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास रेशियोज है एंड रेशियोज आप लोगों ने पहले भी करेंगे। जब हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसको हम किसमें लिखते हैं, रेशियोज में। ठीक है, दिस रिलेशन गिव्स यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वन क्वांटिटी इज इक्वल टू अदर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कितने टाइम्स क्वांटिटी। ठीक है, उसके लिए हम ये साइन लगा देते हैं यहाँ पर। फाइन, रेशियो मींस कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज दैट द एंड। अब उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग परसेंटेज। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें होता है परसेंट। ठीक है, जो सेंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है 100 को। तो जब भी आप परसेंटेज की बात करते हैं इट मींस यू आर कंसीडरिंग कोई भी चीज आउट ऑफ 100। मान लीजिए जैसे आपके स्कूल में परसेंटेज आती है, देन उसको आप कंसीडर करते हैं किसमें से, 100 में से कितने हमारे मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब परसेंट मींस क्या होता है 100। द टर्म परसेंट मींस आउट ऑफ 100। ठीक है, चलिए ओके। तो परसेंटेज में चेंज करने के यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं, फ्रैक्शन मेथड। कि देखिए हमें क्या करना है, कुछ भी ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो किसमें चेंज होता है, ऑटोमेटिकली 100 में होता है। ये होता है हमारा परसेंटेज में और फ्रैक्शन मेथड। एंड यूनिटी मेथड में क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो किसमें चेंज होता है, परसेंटेज में चेंज होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड्स थे हमारे पास करने के लिए। और आगे तो हम ये देखते हैं। इन अ बैग देयर आर 75 blue balls and 15 black balls. What is the percentage of both the balls the total number of balls? Okay, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स कौन सी है हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स लिखते हैं पहले। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 75. Next we are having number of black balls. Number of black balls is 15. Now we have to find out the total number of balls. The total number of balls is 75 plus 15 equals to 9. ठीक है, now we have to find out the percentage. Okay, next thing we have to find out the percentage of blue balls. अब ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 90 इनटू 100। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 का थर्ड हो जाएगा, 25 3 सा 75 3 3 सा 9, तो हो गया 250 by 3%। इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 3 सा 24 and 3 3 सा 9 by 1 by 3%। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 15। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल। अगर इसको करेंगे तो ब्लैक बॉल की परसेंटेज के लिए हमारे पास 15 ब्लैक बॉल्स थी एंड 90 टोटल बॉल्स। 90 total balls हैं, then 15 minus 15 15 से 90, 2 से करेंगे आप जगह 3 यहाँ पर जाएगा 50, तो ये हो गया हमारे पास 50
by 3%, or we can say that 1, and 26 is 18, 2 by 3%. The answer. Clear? चलिए, ये था हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या है हमारे पास. In primary school, there shall be 3 teachers to 60 students. तो 3 टीचर्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स की संख्या से 60. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. चलिए, अगर हमारे पास 3 टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 60. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इफ देयर आर how many students enrolled in the school. 400. Then how many teachers are there that should be in the same ratio. तो देखिए ये हो गया. देखिए अगर हमारा स्टूडेंट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टीचर्स भी इंक्रीज होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y. ये हो गया x1 x2 y1 y2. तो हम क्या करेंगे, x1 multiplied by y1 equals to x2 multiplied by y2. So करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 3 into 60 equals to x into 4. यहाँ पर इसको रखना है, इसके बाद इसको प्लीज कट कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं नंबर ऑफ टीचर्स फॉर 60 students. How many teachers are there? 3. ठीक है, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं. Then number of student over 1 teacher. तो 1 टीचर पे कितने स्टूडेंट होंगे, अगर हम देखें तो 60 पर हमारे पास कितने 3, तो 1 टीचर पर कितने स्टूडेंट हो गए 20. क्लियर. चलिए, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टीचर्स over how many students are there at that time. 400 students over 400 students. हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स को पर हेड टीचर्स डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस. सॉरी 20, यहाँ पर आ जाएगा 20. ठीक है, तो 20 टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए 400 स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, हम इनका रेशियो देखते हैं. अगर देखें यहाँ पे 3:60, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20:400. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1:20, एंड यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1:20 ही आंसर है. ठीक है, चलिए तो सॉल्व हमने यहाँ पे सही निकाला आंसर. हमें कितने टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे, 20 टीचर्स. क्लियर. चलिए, देन यहाँ पर ओके, तो ये हम परसेंटेज क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वन, चलिए इसकी जगह हम इसको सॉल्व क्वेश्चन लेते हैं. ये आगे पा रहा है. Okay, in an election, 25% of the members voted for candidate. Okay, if 20% votes were cast in all above, how many voted for candidate A? Okay, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 25% of the members voted for candidate A, and if 2000 votes were cast in all, how many votes for candidate A?
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अभी टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं ये हमारे पास 2000, ठीक है। देन यहाँ पर भी गिवन है परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं ये किसको दी गई है? फॉर कैंडिडेट, ठीक है। वो कितना है हमारे पास? दैट इज 25%। क्लियर। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, तो चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ वोट्स। अब नंबर ऑफ वोट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 2000 टोटल वोट्स थे, यहाँ पे हमें 25% बोले गए हैं। एक्चुअली में दिस इज 1/4, इसको करेंगे तो 4 5 से 20 एंड डबल 0। तो कैंडिडेट को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले सर? दैट इज 500। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं। चलिए अब उसके बाद होता है हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट, दैट इज डिस्काउंट। देखिए जब भी आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास प्राइस होता है, देन उसके बाद बोला जाता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, फिर इतना सेल है, देन उसके बाद आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस increase to the sale and to promote the product। अब हम क्या करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसका प्राइस ऑलरेडी हाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। देन उसमें कुछ वैल्यू कम करके इसलिए हम थोड़ा दिखा देंगे हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर देंगे अपने जो भी गुड्स है उनको, ठीक है। तो वो होता है हमारा डिस्काउंट। अब देखिए मार्क प्राइस में, उस मार्क प्राइस से हमने क्या करा? सेल प्राइस पर जो भी डिफरेंस लगाया होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्काउंट। अब देखिए सपोज करिए मैंने क्या करा कि शूज मुझे सेल करना है, ठीक है। तो मैंने उसका जो प्राइस रखता हूँ, मैंने उसका प्राइस रखा 10,000 और मेरे पास आप आए, ठीक है। आप मेरे आगे सर शूज कितने का है? तो मैंने बोला ये 10,000 मार्केट, बट आपको 7,500 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मार्केट प्राइस। मैं आपको कितने में दे रहा हूँ? वो हमारा सेलिंग प्राइस दैट इज 7,500 एंड देन उसके बाद हमें कितने डिस्काउंट मिल रहा है? यहाँ पे 2500 का डिस्काउंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है? अगर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। डिस्काउंट निकालने के लिए अगर आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100 करेंगे। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो वी हैव टू राइट डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम डिस्काउंट को डिस्काउंट ना बोल के वर्ड होता है हमारे पास दैट इज रिबेट। तो जो प्राइस डिस्काउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कभी कभी रिबेट बोल देते हैं, ठीक है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होना कि रिबेट है या डिस्काउंट क्या अलग चीज है, बोल रहा सेम। चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं बताने के लिए okay, now we are having sales tax and value-added tax in goods and service tax। तो चलिए तो जितनी भी हमारे पास बिल होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो चीजें इंक्लूड होंगी। जस्ट लाइक सपोज करें यहाँ पे हमें सेल्स टैक्स बोला गया है कि कोई भी एक परसेंट आपको बिल अमाउंट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? पहले सारे आइटम्स को ऐड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ आइटम्स। देन जितना सेल्स टैक्स होगा उस पर निकाल के हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है टोटल बिल आपको, ठीक है। जैसे आप लोग पिज्जा खाने गए होंगे डोमिनोज में, तो आप क्या करते हैं? डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते हैं, देन वो टोटल होता है, देन उसके बाद क्या लगता है? जीएसटी लगता है, देन
उसके बाद एक और टोटल आता है दैट यू हैव टू पे फॉर इट, दैट इज द टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे ही जीएसटी में होता है कि कॉस्ट प्लस, सॉरी नाउ मैं बोलेगा बिल इक्वल्स कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लगाया जाता है पब्लिक के वेलफेयर एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। अगर कहीं पे भी आपको कुछ चीज आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड मिले तो उसके लिए क्या लेते हैं, वो सॉरी गवर्नमेंट देती है वैल्यू एडेड टैक्स। या हम कोई भी चीज अच्छे से मेंटेन करके आपको क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं, देन हमारे पास आ गया जीएसटी। एंड जीएसटी आजकल बहुत रनिंग है, क्योंकि पहले ये सारे सेल्स टैक्स और वैल्यू टैक्स ज्यादा होते थे, बट अब इनको हटा के हमारे पास क्या आया, सीधा टैक्स आ गया, दैट इज जीएसटी। इसको क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस इनटू जीएसटी अपॉन 100। ठीक है, नेट प्राइस क्या होगा हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी। तो कुल मिला के जब भी आपको नेट प्राइस से बिल अमाउंट निकालना है तो पहले कॉस्ट निकालेंगे, देन उस कॉस्ट पे टैक्स निकालेंगे, देन उसको ऐड करके अपना टोटल बिल अमाउंट, टोटल नेट वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी के रिगार्डिंग, तो देख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन व्हिच मेक्स इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। देखिए आप इंडिया में कहीं भी चले सब में एक ही टाइप का टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। क्योंकि पहले क्या होता था, चीजों पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस लगते थे, तो इसलिए स्टेट वाइज अलग अलग कमोडिटीज की वैल्यू अलग अलग हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस सब चीजों को हटा के यहाँ पर बोल दिया है कि आपको ये लेना है। बेसिकली सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो विराट bought an article for this which includes GST of 12%. ठीक है, and what is the price of the article before GST is added? ओके, चलिए तो यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर जीएसटी। और भी कितने के बने, ₹784। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग परसेंटेज ऑफ जीएसटी। वो कितना हो गया, दैट इज 12%। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। ठीक है, बिफोर जीएसटी निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो भी प्राइस है 784 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं, 784 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 8 कितना है हमारे पास, दैट इज 100 प्लस 12। इसको वैल्यू हो जाएगा 784 इंटू 100 अपॉन 112। अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि 7 टाइम्स डायरेक्ट चला जाएगा, 7 to the 14 जाएगा, 8 and 7, यस ये कितना हो गया यहाँ पे 7 टाइम्स, तो करेंगे तो कितना होगा 700। इसका मतलब जीएसटी लगने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, प्राइस की, सॉरी आर्टिकल का प्राइस था, दैट इज 700। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं।
Anuj buys a pair of Nike shoes for 60,000 and weight charge is on 7%. Find the amount that Anuj pays for shoes. अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, that is cost price of shoes, that is rupees 6,000. Then weight charges, weight charges कितने हमारे पास 7%. तो जितना भी हमारे पास कॉस्ट होगी जस्ट लाइक दिस, उसका 7% होगा हमारे पास वेट चार्जेस. उसको करेंगे तो 42 and 420. ठीक है. देन उसके बाद आता है हमारे पास अमाउंट दैट Anuj pays for shoes. ओके, तो यहाँ पर तो नेट अमाउंट paid by Anuj. ठीक है. अब ये जो कितना हो गया देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस वेट, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6,000 प्लस 420 करेंगे तो हो जाएगा 6420. चलिए, तो इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा. और देखते हैं यहाँ पर और कुछ नहीं है. नाउ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों देखने में बड़े सिमिलर होते हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस. अगर मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो ये होगा कि अगर आपने 1000 रुपीज लिए तो हर बार इस पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज 10% टैक्स लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 हर बार, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. लेकिन जैसे ही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोला आप लोगों से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 फिर 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 100. ये फर्स्ट. तो नेक्स्ट ईयर जो होगा 1000 पे नहीं लगेगा, फिर हमारे पास नया अमाउंट आएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1000 हो जाएगा 1100. अब हम इस पर टैक्स लगाएंगे 10%, दैट इज 110. ठीक है. तो यहाँ जाएगा 1210. तो ऐसे चीज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पर सेम अमाउंट रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें इंटरेस्ट रेट भी फिक्स लगता है. चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए. जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पे अमाउंट निकलता है डायरेक्ट. तो अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा प्लस हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो भी होगा. अगर देखिए ईयर भी निकालना है तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस 1 ब्रैकेट ब्रैकेट वेट, तो क्लियरली कर देते हैं. हाँ, अगर देखिए मैं अमाउंट निकालना था फॉर्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 विद द सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद अगर हमें फर्स्ट 2 ईयर्स का निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ ये चलिए, वो तो 1 ईयर का था. अब हमारे पास यहाँ पर जो है प्रिंसिपल, अगर आपको 2 ईयर्स 3 ईयर्स निकालना है कितना भी n ईयर्स के लिए, तो p ब्रैकेट 1 प्लस r पर 100 इज टू द पावर n. ठीक है. अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं प्रेफर करूंगा क्या ऐसे ही